हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा वर्सेज युग्मन ऊर्जा। आज इन दोनों ऊर्जा की हम लोग लड़ाई देखेंगे और किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा वर्सेज युग्मन ऊर्जा। सबसे पहले तो इन दोनों की मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश बता देता हूं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, जिसको शॉर्टकट में हम सीएफएससी भी बोल सकते हैं। इसको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा भी बोल सकते हो। उसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्टकट में उसको भी हम सीएफएससी बोलते हैं। और इसका जो लड़ाई होगी वो किसके साथ होगी? युग्मन ऊर्जा के साथ। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। और पेयरिंग एनर्जी को हम किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं दोनों ऊर्जाओं की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं, और डेफिनेशन को बताने के बाद फिर इसकी और आगे आने वाली केमिस्ट्री के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं आप लोगों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की। अब देखो, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की जो डेफिनेशन है ना, वो अष्टफलकीय संकुलों में अलग होगी और चतुष्फलकीय संकुलों में अलग होगी। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं अष्टफलकीय संकुलों की कर रहा हूं। तो अष्टफलकीय संकुलों के रेस्पेक्ट में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की डेफिनेशन होगी T2G व EG कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और EG उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। तो बस उस T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना, उसको ही हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी बोलते हैं, या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको भी हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जबकि चतुष्फलकीय संकुलों में आप लोगों को पता है कि EG निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और T2G उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। तो यदि आप लोग इसकी डेफिनेशन को चतुष्फलकीय संकुलों में बोलोगे तो ये बोलोगे EG व T2G कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। लेकिन यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं हम अष्टफलकीय संकुलों के बारे में। क्योंकि O का मतलब क्या है? अष्टफलकीय संकुल। ठीक है। और डेल का मतलब क्या है? डेल ही आप लोगों की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को शो करता है। अगर उसको अष्टफलकीय संकुलों के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो उसको डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं, और यदि आप इसको चतुष्फलकीय संकुलों के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आप लोग इसको डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बताता हूं युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। तो देखो, उसके नाम से पता लग रहा है युग्मन ऊर्जा मतलब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन करवाने के लिए जिस ऊर्जा की हम लोगों को जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को ही हम लोग युग्मन ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। बात आप लोगों के समझ में आ गई ना बच्चों। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए दे दी और युग्मन ऊर्जा की मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन दे दी। अब बात ये होती है कि यहाँ पर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई जब डी कक्षकों के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जब डी कक्षकों के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा उस डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करूंगा। अब देखो, दोनों ही डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों के लिए। अष्टफलकीय संकुलों के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और अष्टफलकीय संकुलों के बाद थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए चतुष्फलकीय संकुलों के बारे में बताऊंगा। तो एक काम करता हूं, पहले थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के लिए अष्टफलकीय संकुलों के बारे में बता देता हूं, फिर चतुष्फलकीय संकुलों के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो मेन डिस्कशन है हमारा मेन डिस्कशन है अष्टफलकीय संकुलों का। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक बता देता हूं। देखो बच्चों, जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं वो दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
एक तो वो बनाते हैं निम्न चक्रण संकुल और एक वो बनाते हैं उच्च चक्रण संकुल। प्रबल लिगेंडों के केस में अष्टफलकीय संकुल निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं और दुर्बल लिगेंडों के केस में अष्टफलकीय संकुल उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, चाहे उनसे प्रबल लिगेंड जुड़ा हो चाहे उनसे दुर्बल लिगेंड जुड़ा हो, वो हमेशा ही उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। और चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। लेकिन बात यहां पर चतुष्फलकीय संकुलों की नहीं चल रही है, बात यहां पर किसकी चल रही है? अष्टफलकीय संकुलों की। तो अष्टफलकीय संकुलों के अंदर हम डी कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे या डी कक्षकों में हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस तरीका से भरेंगे और उन डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के वितरण पर ये दोनों ऊर्जा उस मान को या उन डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के भराव को किस तरीका से प्रभावित करेंगी। प्रबल लिगेंड के केस में कंडीशन निम्न चक्रण संकुल की बनेगी और दुर्बल लिगेंड के केस में कंडीशन उच्च चक्रण संकुल की बनेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस लैंग्वेज को पढ़ के बता देता हूं और फिर दोनों ही केस आप लोगों के सामने लूंगा। प्रबल लिगेंडों का केस लूंगा एक बार और एक बार दुर्बल लिगेंडों का केस लूंगा और फिर डी कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे। चलो ठीक है, तो देखो लैंग्वेज में भैया कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न दो प्रकार की ऊर्जाओं के मानों पर निर्भर करता है। एक तो किस पर डिपेंड करेगा? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। यहां पर बात अष्टफलकीय संकुलों की जा रही है, इसलिए इसको हम डेल्टा ओ से शो करेंगे का मान, ठीक है। और युग्मन ऊर्जा पी का मान, क्योंकि युग्मन ऊर्जा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। और पेयरिंग एनर्जी का मतलब इसको हम किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी मैंने आप लोगों से एक बात बोली है कि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं वो दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रबल लिगेंडों के केस में अष्टफलकीय संकुल निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं और दुर्बल लिगेंडों के केस में अष्टफलकीय संकुल उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, ठीक है ना। किस तरीका से बनाते हैं और किस तरीका से ये ऊर्जा के मान है उनको प्रभावित करेंगे। तो पहला केस ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए प्रबल लिगेंडों के लिए, ठीक है ना। प्रबल लिगेंडों में क्या कंडीशन बनेगी? तो बोर्ड की तरफ देखिए, इसको तो मैं पूरे को मिटा देता हूं और बात यहां पर मैं प्रबल लिगेंडों के केस की करता हूं। देखो बच्चों, जो आप लोगों के लिए मैंने केस फर्स्ट लिया है वो मैंने किसके लिए लिया है? प्रबल लिगेंडों के लिए। जो मैंने आप लोगों के सामने केस फर्स्ट लिया है वो मैंने प्रबल लिगेंडों के लिए लिया है। प्रबल लिगेंडों के अंदर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होती है, अर्थात जो डेल्टा ओ होता है, उसका मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? युग्मन ऊर्जा से, मतलब पेयरिंग एनर्जी से। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं कि प्रबल लिगेंडों के केस में कंडीशन अलग होगी और दुर्बल लिगेंडों के केस में कंडीशन अलग होगी। तो प्रबल लिगेंडों के केस में क्या कंडीशन होती है इन दोनों ऊर्जाओं की वो बताता हूं, फिर उसके बाद केस सेकंड के अंदर दुर्बल लिगेंडों के अंदर हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो देखो प्रबल लिगेंडों के लिए डेल्टा ओ का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? पी से। मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे? युग्मन ऊर्जा से। तो जब इन दोनों ऊर्जाओं की लड़ाई प्रबल लिगेंडों के केस में होगी तो वहां पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आप लोगों की जीत जाएगी और युग्मन ऊर्जा आप लोगों की हार जाएगी। अब इससे कॉम्प्लेक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूं। आप लोगों को पता है कि अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड मेटल के पास संकुल बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड हमारे दो प्रकार के, एक तो हमारे प्रबल लिगेंड है और एक हमारे दुर्बल लिगेंड है। तो अष्टफलकीय संकुलों में जब 6 लिगेंड जो कि प्रबल है, क्योंकि पहला केस में किसका ले रहा हूं? प्रबल लिगेंड को ले रहा हूं। तो अष्टफलकीय संकुलों में जब 6 प्रबल लिगेंड मेटल के पास में संकुल बनाने के लिए जाते हैं तो वो प्रबल लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करते हैं और ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से वो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना, वो ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लिगेंड हम लोगों को कौन है? प्रबल। तो प्रबल लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन कर रहा है। ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा होने की वजह से
जब मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर शो कर देता हूं कंडीशन, देखो प्रबल लिगेंडो के केस में ये बन रही है। इन सारी चीजों का हम लोग आप लोगों के सामने मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं। ये कौन हो गई आप लोगों की T2G कक्षक, ठीक है ना, और ये हो गई आप लोगों की EG कक्षक, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों से क्या बात बोल रहा हूं कि यहां पर डी के अंदर मैं 10 इलेक्ट्रॉन भर के बताऊंगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन किस तरीका से भरे जाएंगे वो मुझे आप लोगों के लिए समझाना है। लिगेंड हम लोगों का कौन है, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन कर रहे हैं। ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से ये T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है। देखो मेरे पास तो बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, आप लोगों को कॉमन सेंस ये लगाना है कि ये अंतराल आप लोगों का ज्यादा है। तो ज्यादा अंतराल है तो जब इस डी कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जिस तरीका से देखो मैंने यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, मैंने यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया और मैंने यहां पर तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब डी के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अब चौथे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ये बनती है कि या तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षक में जाए या फिर आप लोगों का चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में जाए, या ऐसे बोल सकता हूं चौथा इलेक्ट्रॉन या तो आप लोगों की T2G कक्षक में जाए या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का EG कक्षक में जाए। तो यहां पर इस प्रबल लिगेंडो के अंदर इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है युग्मन ऊर्जा से, इसलिए आप लोगों का यहां पर क्या होता है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आप लोगों का नीचे की तरफ जाता है। उसका रीजन ये होता है कि T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना वो ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा है। तो ऊर्जा अंतराल या ये गैप है ये बहुत ज्यादा है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो ऊपरी वाली कक्षक में चले जाए। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को फिर नीचे वाली कक्षक में जाना पड़ता है, ठीक है ना। नीचे वाली कक्षक में जाएगा तो वहां से युग्मन ऊर्जा निकलेगी आप लोगों की। अरे भाई एक बात बताइए, युग्मन ऊर्जा का मतलब ये हुआ एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करवाने के लिए जो हम ऊर्जा देंगे उसी को हम युग्मन ऊर्जा कहते हैं। उसका रीजन ये होता है भाई हमें ऊर्जा इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन हमारे इन कक्षकों में भरे हुए, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। अब कॉमन सी बात है चौथा इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएगा तो पहले ही वहां से एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो चौथे इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन करेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है और इस कक्षक में पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आप इलेक्ट्रॉन चौथा जो जा रहा है तो अब ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा क्योंकि दोनों के पास में सेम चार्ज होता है। तो अब चौथे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना जरूरी है तो फिर आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी और बस उसी ऊर्जा को हम यहां पर युग्मन ऊर्जा बोलते हैं। और इसका मान कम होता है किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। किसके केस में, प्रबल लिगेंडो के केस में। तो देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये गैप ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का इस T2G कक्षक में जाने की वजह से या चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों के निम्न कक्षक में जाने की वजह से इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उन कॉम्प्लेक्सों को हम क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना आप लोगों का वो निम्न कक्षक में गया है, नीचे की कक्षक में गया है और नीचे की कक्षक में चौथा इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्या 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इसे नीचे वाली कक्षक में भरा जाएगा और नीचे वाली कक्षक में भरने की वजह से प्रबल लिगेंडो के केस में निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोग समझ में आ गए ना। चलो ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिया, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, छठा इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन फुल हो गई। अब यदि हमारा 7वां इलेक्ट्रॉन होगा तो 7वें इलेक्ट्रॉन को अब ऊपर जाना पड़ेगा। 7वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों का EG कक्षक में जाएगा, फिर ये आप लोगों का 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ये आप लोगों का 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया और फिर आप लोगों का ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीका से प्रबल लिगेंडो के केस में डी कक्षकों में हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का इसी T2G कक्षक में जाएगा या निम्न कक्षक में जाएगा।
तो प्रबल लिगेंडो के केस में चौथा इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षक में जाने की वजह से इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आपका निम्न कक्षक में मतलब नीचे की कक्षक में गया है। ठीक है, ये आप लोगों का कौन, 3 के बाद चौथा, पांचवा और छठा, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर जाएगा, ये आप लोगों का 8वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोगों को 9वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोगों का 10वां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीका से आप लोग डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरोगे और इसके अंदर जो प्रबल लिगेंडो के अंदर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा होगी वो युग्मन ऊर्जा से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए टेबल बना देता हूं, ठीक है ना। टेबल के अंदर इन डी कक्षकों को मैं आप लोगों, डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन में आप लोगों के लिए भर के बता देता हूं कि टेबल के अंदर हम डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरीका से भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल बना रहा हूं और उसको फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल बनाई है। अब इस टेबल को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। बात यहां पर अष्टफलकीय संकुलों की हो रही है और अष्टफलकीय संकुलों के अंदर हम प्रबल लिगेंडो के बारे में बात कर रहे हैं। प्रबल लिगेंडो के अंदर जीत किसकी हो रही है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की, जिसका मान ज्यादा होता है किससे, युग्मन ऊर्जा से। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है किससे, युग्मन ऊर्जा से, मतलब पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉन भर के बताए हैं। नीचे वाली कक्षक हमारी कौन सी होती है, T2G, और ऊपरी वाली कक्षक हमारी कौन सी होती है, Eg। यहाँ पर T2G और Eg का ऊर्जा अंतराल क्या है आप लोगों का, ज्यादा, क्योंकि लिगेंड हमारा कौन है, प्रबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कॉलम बनाए हैं उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई डी के अंदर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भर के बताने हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीका से हम 10 इलेक्ट्रॉन देखेंगे। ठीक है, बात किसकी हो रही है, प्रबल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण। जब प्रबल लिगेंडों की बात की जाएगी तो उनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हम किस तरीका से भरेंगे, उसके लिए कंडीशन ये है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अर्थात डेल्टा ओ का मान किससे ज्यादा होगा, पेयरिंग एनर्जी से, मतलब युग्मन ऊर्जा से। उनके बना दिए। निम्न चक्रण संकुल कौन हो गई आप लोगों की, मतलब जो नीचे वाली कक्षक हो गई वो कौन सी हो गई आप लोगों की, T2G, और ऊपरी वाली कक्षक कौन सी हो गई आप लोगों की, Eg। तो जो नीचे की तरफ थी उसको मैंने यहां पर लिख दिया और जो ऊपर की तरफ थी उसको मैंने यहां पर लिख दिया, क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में निम्न कक्षक होती है वो T2G होती है और ऊपरी वाली कक्षक होती है जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो हम लोगों की कौन सी है, Eg कक्षक। ठीक है, अब यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण के मान भी बताने हैं कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण के मान उस संकुल के लिए क्या निकलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों से चुंबकीय आघूर्ण के मान भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन यहाँ पर किसको शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जो अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने यहां पर शो कर दी और चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिया। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला है म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2 और इसकी यूनिट को लिख दो बीएम। बीएम मतलब बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है बीएम, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अंदर हम स्मॉल एन का मान निकालेंगे और उसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के मान हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए डी कक्षकों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भर के बताता हूं और उसका चुंबकीय आघूर्ण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और डी कक्षकों में T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन किस तरीका से भरेंगे वो भी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। तो इधर देखो, सबसे पहले डी के अंदर मैंने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक भर दिया। ठीक है ना, D1 वाली कंडीशन ले ली, मतलब डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो कॉमन सी बात है, अभी मैंने आप लोगों के लिए समझाया है T2G कक्षक में आप लोगों का इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं। तो ये T2G कक्षक में मैंने आप लोगों का ये एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, अब देखो जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पर ये आप लोगों का अकेला इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ वो हमारा कितना हुआ, एक हुआ। अब एक को आप लोग क्या कीजिए, इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मेरे पास जगह कम है लेकिन साइड में बता देता हूं। म्यू बराबर बेटा
यहाँ पर एन किसको शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को रख दीजिए, ये रख दिया मैंने 1, ठीक है। जहां पर एन है वहां पर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। यहां पर लिख दिया मैंने 1 प्लस यहां पर लिख दिया मैंने 2 और ये लिख दिया मैंने Bm, ठीक है। अब देखो 2 और 1 कितने हो गए आप लोगों के 3, और 3 का गुना 1 से करने पर हम लोगों का क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो म्यू बराबर हमारा हो गया √3 Bm, और √3 का जो मान होता है ना बच्चों, वो होता है 1.73 Bm, ठीक है ना। तो आप लोग इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रख लेना कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर हमारा चुंबकीय आघूर्ण का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1.73 Bm। ये मैंने आप लोगों के लिए पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन एग्जाम में हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता है। देखो जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं या जो आप लोगों की ये 10th 11th 12th की जो एग्जाम होती हैं, उनके अंदर क्या होता है आप लोगों को क्या टाइम कम मिलता है। तो टाइम कम मिलता है तो आप लोग पहले से याद रखो। पहले से कैसे याद रखो कि यार एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर जो हम लोगों को आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.73 Bm। Bm बोर मैग्नेट्रॉन जो कि चुंबकीय आघूर्ण की कौन होती है यूनिट, अभी मैंने आप लोगों के लिए बताया है। बात समझ में आ गई। अब ये बात किसकी हो गई, D1 वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब डी के अंदर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भरता हूं। डी के अंदर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया तो कॉमन सी बात है दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये भी आप लोगों का अकेला इलेक्ट्रॉन है और ये भी आप लोगों का अकेला इलेक्ट्रॉन है, और अकेले इलेक्ट्रॉन को ही तो मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आप लोगों के, फॉर्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू रख देना। फॉर्मूले के अंदर जब आप लोग वैल्यू रखोगे तो जो आप लोगों का म्यू का मान निकलकर सामने आएगा वो आएगा बच्चों 2.82 Bm। तो आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों के पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं तो हम लोगों के लिए जो म्यू का मान निकल कर आएगा वो आएगा 2.82 Bm। डायरेक्ट याद रख लेना, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 1.73 आंसर आएगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर हम लोगों को आंसर 2.82 आएगा, ठीक है ना। बाकी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में मैंने सारी चीज लग दी, वैल्यू रख के देख लेना, आप लोगों को आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये बात D2 इलेक्ट्रॉन की हो गई, चलो ठीक है। अब डी के अंदर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कॉमन सी बात है तीसरा इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों का किस में जाएगा, T2G कक्षक में। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का कौन है, अयुग्मित, क्योंकि ये भी अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन और ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, और अकेले इलेक्ट्रॉन को मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हो गए, 3, ठीक है ना। और यहां पर जब फॉर्मूले के अंदर 3 रखोगे आप लोग तो आप लोगों का जो म्यू का मान निकल कर आएगा वो आएगा 3.87 Bm। इसको भी डायरेक्ट याद रख लेना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं और कोई आप लोगों से पूछ ले कि इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान बताइए, तो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर म्यू का मान कितना निकल कर सामने आएगा, 3.87 Bm, ठीक है। ये मैंने डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब सुनो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, T2G कक्षक में। अभी आप लोगों के लिए बताया क्योंकि बात किन की हो रही है, प्रबल लिगेंडों की। प्रबल लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करेंगे, ज्यादा रिपल्सन करने की वजह से T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो ज्यादा रहेगा। ज्यादा ऊर्जा अंतराल होने की वजह से चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से नहीं मिल पाती कि वो ऊपरी वाली कक्षक में चला जाए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षक में जाएगा, अर्थात किस में जाएगा, T2G कक्षक में जाएगा। और नीचे वाली कक्षक में जाने की वजह से जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो हमेशा निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, अर्थात जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारी नीचे वाली कक्षक में जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुका है, लेकिन बात हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोगों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 1 और 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो युग्मित हो गया तो अब ये तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है। इसके लिए वैल्यू प्लस हाफ होती है, इसके लिए माइनस हाफ, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। 0 निकलने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रदर्शित नहीं करते। उसका रीजन ये होता है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को क्या कर देती है, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो गई तो मान क्या होगा, 0, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त है। ये इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त है। और दक्षिणावर्त के लिए जो वैल्यू होती है, अर्थात जो क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू होती है
वो प्लस हाफ होती है, मतलब कुछ ना कुछ मान निकल कर आ रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण के मान निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा अयुग्मित हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हमारा ये अयुग्मित हुआ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और अभी आप लोगों के लिए बताइए कि यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो हम लोगों के लिए म्यू का मान कितना निकल कर आएगा? 2.82। तो देखो मैंने 2.82 और साथ में उसकी यूनिट लिख दी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब डी के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर देता हूं? डी के अंदर मैं 5 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। डी के अंदर मैंने 5वां इलेक्ट्रॉन भरा तो कॉमन सी बात है 5वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों का वो T2G कक्षक में जाएगा। अब हमारे पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1 बचा। और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर हमारे लिए इस म्यू का मान निकल कर कितना आएगा? 1.73 BM। डायरेक्ट याद रख लेना वैल्यू बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखें और उसके बाद में हमारा आंसर आए। हो सकता है आंसर आने में भी गलत हो जाए, ठीक है, कभी कभी जल्दबाजी की वजह से गलत हो जाए, इसलिए पहले से याद रखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहा है तो पहले से ही पता होना चाहिए कि हम लोगों को आंसर जो निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है? 1.73। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए और कोई चुंबकीय आघूर्ण के मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट बता देना भाई कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो कॉमन सी बात है म्यू का मान 2.82 निकलेगा। कोई पूछ ले यार इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान बताइए। विद इन सेकंड में बोल देना 3.87, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता है कि अगर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो म्यू का मान अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलेगा? 3.87। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो डी के अंदर मैंने आप लोगों के कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 5। अभी 5 इलेक्ट्रॉन और भरना है, क्योंकि डी के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं 5 इलेक्ट्रॉन और शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो यहीं पर कर देता हूं, देखो ये D5 हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए D6, D7, D8, D9 और ये हो गए आप लोगों के D10, ठीक है। अब देखो मुझे D6 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है ना, तो इनको तो मैं मिटा देता हूं सबको, इन सबको मैं मिटा देता हूं। देखो अब आपकी प्रेजेंस में सारे इलेक्ट्रॉनों को मैं भर के बताऊंगा, इनको भी मैं मिटा देता हूं। ये लो, अब देखो बच्चों, देखो डी के अंदर अब हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो ये भर दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहां पर जैसे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो अब हम लोगों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। भाई एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए? युग्मित हो गए। तो यहां पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0। मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉमन सी बात है चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या निकलेगा? 0 भी है। कोई भी आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण कुछ भी नहीं निकलेगा। चलो ठीक है। अब देखो बात किसकी? T2G कक्षकों की हो गई। अब देखो अब हमें 7वां इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कॉमन सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, क्योंकि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, तो सबके अंदर हम लोगों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो कॉमन सी बात है अब 7वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किस में जाएगा? EG कक्षकों में। किस तरीका से? देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 7वां इलेक्ट्रॉन बेटा आप लोगों का EG कक्षकों में जाएगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान यहां पर कितना निकलेगा? 1। और अभी आप लोगों के लिए बताए कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान 1 हुआ तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकल के आएगा? 1.73 BM। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए और डायरेक्ट आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होने का मतलब है 2.82 BM। हम लोगों को आंसर पहले से ही पता है, चुंबकीय आघूर्ण के मान पहले से ही पता है। ठीक है, अब डी के अंदर मैं 9 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचा आप लोगों का? 1। और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलता है? 1.73 BM। चलो ठीक है, अब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10। और 10 इलेक्ट्रॉन भरते सारे इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित हो गए, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है।
एक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूं, 0। और यदि आप लोग यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण के मान निकालोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगी। टोटल ये होगा कि 5 वैल्यू आ गए, जो 5 वैल्यू है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। चुंबकीय आघूर्ण क्या निकल कर आएगा, 0 Bm, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर चुंबकीय आघूर्ण कुछ नहीं होता, अर्थात 0 होता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये केस किसका हुआ है, प्रबल लिगेंडो का। प्रबल लिगेंडो के अंदर जीत किसकी हुई है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की। हार किसकी हुई है, युग्मन ऊर्जा की। यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है, किससे, युग्मन ऊर्जा से। इसका मतलब कौन जीत गया, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जीत गया। किस केस में, प्रबल लिगेंडो के केस में। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, जिसमें डिस्कशन करेंगे हम दुर्बल लिगेंडो की। तो देख लो बच्चों, उसकी केमिस्ट्री भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर जो मैं डिस्कशन करूंगा, वो मैं डिस्कशन करूंगा दुर्बल लिगेंडो के बारे में। अब दुर्बल लिगेंडो के अंदर क्या होता है कि जो युग्मन ऊर्जा होती है ना, उसका मान ज्यादा होता है किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। अर्थात मतलब ये निकला कि दुर्बल लिगेंडो के केस के अंदर जो पेयरिंग एनर्जी होती है उसका मान ज्यादा होता है किससे, डेल्टा ओ से। या ऐसे बोल दूं कि युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। तो यदि इन दोनों ऊर्जा के अंदर लड़ाई होगी तो फिर जीत किसकी होगी, युग्मन ऊर्जा की। भाई प्रबल लिगेंडो के केस में कौन जीता था, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। कौन हारा था, युग्मन ऊर्जा। और दुर्बल लिगेंडो के केस में कौन जीत रहा है, युग्मन ऊर्जा। कौन हार रहा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इस तरीका से आप लोग याद रख लेना कि प्रबल लिगेंडो के केस में कौन जीता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। दुर्बल लिगेंडो के केस में कौन जीता है, युग्मन ऊर्जा। भाई जिसका मान ज्यादा है वो जीतेगा, जिसका मान कम है वो हारेगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो दुर्बल लिगेंडो के केस में क्या बात बोली अभी आप लोगों से, कि युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो दुर्बल लिगेंडो की बात कर रहा हूं, तो नाम से पता लग रहा है दुर्बल लिगेंड। जब ये दुर्बल लिगेंड मेटल के साथ संकुल बनाने के लिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जाते हैं, तो मेटल की डी ऑर्बिटल को ये कम रिपल्सन करते हैं। और कम रिपल्सन करने की वजह से जो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है ना, अर्थात जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगी आप लोगों की कम, क्योंकि लिगेंड आप लोगों का दुर्बल है। तो दुर्बल लिगेंड की वजह से T2G और EG कक्षकों का जो ऊर्जा अंतराल है, वो ऊर्जा अंतराल आप लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस ऊर्जा अंतराल कम होने की वजह से जो आप लोगों का चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऊपरी वाली कक्षक में चला जाता है, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा माध्यम से मिल जाती है। इसीलिए दुर्बल लिगेंडो के केस में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, अर्थात चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपरी वाली कक्षक में जाता है। इसलिए दुर्बल लिगेंडो के केस में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं और प्रबल लिगेंडो के केस में निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। कंडीशन ये बन रही है दुर्बल लिगेंडो के केस में कि ये मेटल की 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, हम लोगों को पता है, ठीक है। यहां पर आप लोगों का क्या होगा कि ये हम लोगों की कौन हो गई, T2G कक्षक, ठीक है। ये हम लोगों की कौन सी हो गई, T2G कक्षक। और ये हम लोगों की कौन सी हो गई, EG कक्षक, ठीक है। लिगेंड हम लोगों का कौन है, दुर्बल है, तो T2G और EG का ऊर्जा अंतराल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना, कम रहेगा। अब B के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हम उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, और हम जानते हैं एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है T2G निम्न ऊर्जा स्तर की हुई और EG उच्च ऊर्जा स्तर की हुई। और मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी T2G की कम है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चौथे इलेक्ट्रॉन की प्रबल लिगेंडो के अंदर कंडीशन क्या बन रही थी कि ये गैप क्या था, ज्यादा था।
तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से नहीं मिल पा रही थी कि वो ऊपर चला जाए, इसलिए वो नीचे वाली कक्षक में गया था। लेकिन यहां पर दुर्बल लिगेंडों के केस में ये गैप क्या है, कम है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से मिल जाती है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन उचक्का ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये गया, फिर छठा इलेक्ट्रॉन ये गया, सातवां इलेक्ट्रॉन ये गया, आठवां इलेक्ट्रॉन इस तरीका से भर दिया, नवा इलेक्ट्रॉन इस तरीका से भर दिया, और 10वां इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने इस तरीका से भर दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब दुर्बल लिगेंडों के केस में 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपरी वाली कक्षक में जाएगा। इसलिए दुर्बल लिगेंडों के केस में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में गया। फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन ये रहा, फिर वापस से छठा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G कक्षक में, सातवां भी T2G कक्षक में, आठवां भी T2G कक्षक में, फिर नमा EG कक्षक में, और 10वां इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को किस में जाएगा, EG कक्षक में। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग, प्रबल लिगेंडों के केस में निम्न चक्रण संकुल बनते हैं, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षक में गया है, जबकि दुर्बल लिगेंडों के केस में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऊपरी वाली कक्षक में गया। किसकी वजह से, क्योंकि ये गैप आप लोगों का क्या है, कम है, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान आप लोगों का क्या है, कम। किससे, युग्मन ऊर्जा से। बात आप लोगों के समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब टेबल बना देता हूं, उस टेबल के अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भर के बता देता हूं, और उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान भी निकाल के बता देता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का केस सेकंड, ठीक है ना। केस सेकंड के अंदर मैं किसके बारे में डिस्कशन करूंगा, दुर्बल लिगेंडों के बारे में। अभी आप लोगों के लिए बताया कि दुर्बल लिगेंडों के अंदर कौन सी ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से, ठीक है। उनकी मैंने आप लोगों के सामने टेबल बना दी। टेबल के अंदर कंडीशन क्या बन रही है, अभी आप लोगों के सामने बताया था। ये कॉलम किसको शो कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है, ठीक है ना। कौन से लिगेंडों की उपस्थिति ले रखी है, यहाँ पर दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति ले रखी है, तो यहाँ पर शो कर दिया। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जिसमें युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एन का मान शो कर रखा है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रखा है इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में चुंबकीय आघूर्ण के मान शो कर रखे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो देखो डी के अंदर हम लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन भरा, तो कॉमन सी बात है, पहला इलेक्ट्रॉन हम लोगों का किस में जाएगा, T2G कक्षक में, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, हम लोगों का 1। और अभी आप लोगों के लिए क्या बात बोली है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकल कर आएगा, 1.73 BM। आप चाहो तो इस एक को इस फॉर्मूले में रख देना, आप लोगों का आंसर 1.73 BM ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब डी के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आप लोगों के, 2। और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकल कर आएगा, 2.82 BM, ठीक है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब डी के अंदर मैं 3 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का किसमें जाएगा, T2G कक्षक में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कितने हो गए, 3। और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकल कर आएगा, 3.87 BM, ठीक है। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोगों का किसमें गया है, EG कक्षक में, क्योंकि T2G और EG का ऊर्जा अंतराल कम है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से मिल जाती है कि वो ऊपरी कक्षक में चला जाता है, ठीक है। ऊपरी कक्षक कौन सी है, हम लोगों की EG कक्षक, लिख देता हूं, ये हम लोगों की कौन सी है, EG कक्षक। तो चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोगों का किसमें चला गया, EG कक्षक में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब हम लोगों के कितने हो गए, 4। अरे सही है ना, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोगों का EG कक्षक में, तो ये भी हम लोगों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम लोगों के कितने हो गए, 4। अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर हम लोगों का चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकल कर आता है, 4.89 BM। इस वैल्यू को याद रख लेना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकलेगा 4.89 BM, ठीक है। अब देखो डी के अंदर मैं 5 इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो कॉमन सी बात है, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किसमें जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन। देखो 3 तो T2G में भर दिया, चौथा EG में गया, 5वां इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का EG में गया,
तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 5 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण के मान होते हैं बच्चों 5.91 बीएम। ठीक है ना। मैक्सिमम डी के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। अब क्योंकि युग्मन चालू हो जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों के घटना चालू हो जाएंगे, इसलिए इन पांचों वैल्यू को आप लोग याद रख लेना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलेगा? 1.73 बीएम। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलकर सामने आएगा? 2.82 बीएम। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 3.87 बीएम। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 4.89 बीएम और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 5.91 बीएम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलकर सामने आएगा। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1.73, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2.82, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3.87, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4.89 और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5.91। इस तरीका से आप लोगों को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों? इससे फायदा ये रहेगा कि एग्जाम में हम लोगों को ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आंसर हम लोगों को पहले से ही पता है। और यदि एग्जामिनर हम लोगों से सॉल्व करवाए तो सॉल्व कर देना, आप लोग वैल्यू रख देना, आंसर आपको पहले से ही पता है कि भाई इसका आंसर ये निकलने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने? 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन और भर देता हूं मैं, ठीक है। तो इसको मिटा के 5 इलेक्ट्रॉन और शो कर देता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो देखो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, देखो ये लो, इसको कर देता हूं मैं D6, D7, D8, D9 और यहां पर कर देता हूं D10। ठीक है, यहां पर इन सब इलेक्ट्रॉनों को हटा देते हैं हम। ये लो, सब इलेक्ट्रॉन मैंने बच्चों यहां से हटा दिए। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भी मिटा देता हूं और ये चुंबकीय आघूर्ण के मान को भी मिटा देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब 6 से 10 तक भरेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ देखते रहना, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए आप लोगों के सामने। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। देखो डी के अंदर 6, ये तो युग्मित हो गया, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब आप लोगों से क्या बात बोली है कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर आंसर क्या निकलता है? 4.89 बीएम। अभी मैंने याद करवाया है, क्या निकलेगा? 4.89 बीएम। अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। 4 यहां पर लिख देना, 4 यहां पर लिख देना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देख लेना, आप लोगों का आंसर 4.89 बीएम निकलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। D7 के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 लिख दीजिए। और अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलेगा? 3.87 बीएम। ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, D8 वाले की कंडीशन देखिए। डी के अंदर जब हम कितने 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डी के अंदर जब हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, 1 और 2, क्योंकि ये तो सब युग्मित हो गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हम लोगों के पास में? 2। और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर हम लोगों के चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे? 2.82 बीएम। ठीक है, अब देखो डी के अंदर मैं 9 इलेक्ट्रॉन भरता हूं। 9 इलेक्ट्रॉन भरने पर हम लोगों के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1। और 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना निकलेगा? 1.73 बीएम। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और 10 इलेक्ट्रॉन भरते ही ये सारे इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित हो गए, मतलब जोड़ों के रूप में हो गए। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा होता है, ठीक है ना। यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये युग्मित 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 युग्मित, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो कॉमन सी बात है, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या निकलेगा? आप लोगों का 0 निकलेगा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, अर्थात उनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, चुंबकीय गुण नहीं होता है। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनका कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण निकलकर सामने आता है, अर्थात ऐसे जो संकुल होते हैं, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। मतलब जिस कॉम्प्लेक्स के पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिस कॉम्प्लेक्स के पास में 1 2 3 4 या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ठीक है ना, वैल्यू किस तरीका से निकलेगी आप लोगों को बता दी। ठीक है ना, तो दुर्बल लिगेंडों के केस में ये 10 इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोगों के लिए भर के बता दिए किस तरीका से भरते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों को देखना बता दिया, और उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान कैसे निकालते हैं वो भी आप लोगों को देखने को बता दिया। ठीक है ना, मैं फिर बता देता हूं सारे बच्चों के लिए, वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पता होगा तो एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, एक बार फिर से बता देता हूं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 2.82, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 3.87, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर 4.89, और किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे 5.91 बीएन। बात समझ में आ गई। और यदि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या निकलेगा 0, अर्थात ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय होते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आज का लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के बारे में और बता देता हूं। चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर बेटा चाहे मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हो चाहे मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ हो, वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ठीक है ना, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं चतुष्फलकीय संकुल। इसलिए चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर युग्मन ऊर्जा का मान हमेशा ज्यादा होता है किससे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। ठीक है ना, क्योंकि Eg और T2G का जो ऊर्जा अंतराल है ना चतुष्फलकीय संकुलों में वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि अष्टफलकीय संकुलों का लगभग आधा होता है, बहुत कम होता है। तो कॉमन सी बात है वहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, और वहां पर आप लोगों के भाई चतुष्फलकीय संकुल में Eg निम्न ऊर्जा स्तर की होती है, T2G उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। तो जब Eg कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो ऑल टाइम आप लोगों का तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में जाएगा। इसलिए चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, चाहे लिगेंड उनसे प्रबल जुड़ा हो चाहे लिगेंड उनसे दुर्बल जुड़ा हो। बात समझ में आ गई ना बच्चों। ये चतुष्फलकीय संकुलों की केमिस्ट्री हो गई आप लोगों की, और अष्टफलकीय संकुलों की केमिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए समझाई दी। ठीक है ना, और अब इस तरीका से आज का लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब बच्चों ये बताओ आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताना कि लेक्चर आप लोगों को किस तरीका से लगा। अगर आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, तो नोट्सों के बारे में और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर जब आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। आप प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो। ऐप की ये पहचान होगी कि आपको ऐप जो आप लोगों को ऐप दिखेगा ना, तो ऐप का जो लोगो होगा ना वहां पर मेरा फोटो होगा, तो मेरे फोटो से आप लोग पहचान जाना कि ये सर का ही ऐप है। वहां पर जब आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप के अंदर जब जाकर देखोगे तो हिंदी मीडियम का मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का मैंने आप लोगों के लिए अलग से फोल्डर बना रखा है, तो वहां पर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी प्रकार की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।